दाशू की सनक। स्कूल की छुट्टियों का दिन था। तय हुआ था कि स्कूल खत्म होते ही छात्र स्मृति का एक विशेष अधिवेशन होगा, जिसमें हम सब लड़के मिलकर एक नाटक का मंचन करेंगे। हमारे दाशू भैया की दिली इच्छा थी कि इस बार उसे भी अभिनय करने का कोई मौका मिले। उसने यहां वहां से न जाने कितनी सिफारिशें भी लगवाई, लेकिन हम सबने कमर कस ली थी और साफ कह दिया था कि भैया, और चाहे जो हो जाए, पर दाशू को नाटक में नहीं लेना है। आखिर हमें पिछला साल याद था। पिछली बार जब नाटक हुआ था तो दाशू को सेनापति का किरदार मिला था, और उसने उस पूरे नाटक का जो कचरा किया उसे हम आज तक नहीं भूले। दृश्य कुछ ऐसा था कि त्रिचुड़ का गुप्तचर सेनापति से झगड़ा करता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हुए कहता है, अगर साहस है तो निकाल अपनी तलवार। नियम के अनुसार दाशू को तब अपनी तलवार म्यान से खींचनी थी और कहना था, तो फिर आजा रणभूमि में। पर हमारा दाशू ठहरा अनाड़ी। वो तलवार निकालने की ऐसी जद्दोजहद करने लगा कि तलवार तो निकली नहीं, उल्टा घबराहट में वो अपने संवाद भी भूल गया। ये देखकर गुप्तचर ने फिर से हुंकार भरी, निकाल अपनी तलवार। अब दाशू की बेवकूफी देखिए, वो झल्लाकर गुप्तचर पर ही चीख पड़ा, अरे रुक भी जा, देख नहीं रहा, बक्सा म्यान अटक गया है। वो तो भला हो मेरा कि मैंने फुर्ती से जाकर उसकी तलवार खींच दी, वरना नाटक वहीं ठप हो गया होता। इतना ही नहीं, नाटक के अंत में जब राजा ने पूछा, बताओ सेनापति, तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए, तब दाशू को कहना था, महाराज, आपकी चरणों में मेरी भक्ति सदैव बनी रहे। पर दाशू महाशय ने वो लाइन छोड़कर अगली लाइन बोल दी और फिर अचानक जीभ काटकर मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोले, अरे वो मैं भूल गया था। जब मैंने आंखें तरेर कर उसे देखा, तब कहीं जाकर उसने खुद को संभाला और सही लाइन पढ़ी। यही कारण था कि इस बार जैसे ही उसका नाम आया, हम सब एक साथ चिल्ला पड़े, नहीं दाशू, बिल्कुल नहीं। विशु बोला, अगर दाशू एक्टिंग करेगा तब तो हो गया सत्यानाश। ट्यापा ने चुटकी ली, अरे भाई, दाशू से अच्छा तो भजू माली को ही ले लो। बेचारा दाशू पहले तो बहुत गिड़गिड़ाया, फिर गुस्सा हुआ और अंत में मुंह फुलाकर एक कोने में जा बैठा। जितने दिन हमारी रिहर्सल चली, दाशू रोज आता और चुपचाप हॉल के एक कोने में बैठकर हमारा नाटक सुनता रहता। छुट्टियों से कुछ दिन पहले हमने गौर किया कि चौथी कक्षा के छोटे गणशा के साथ दाशू की बड़ी गहरी दोस्ती हो गई है। गणशा अभी छोटा बच्चा था, पर कविता पाठ लाजवाब करता था, इसीलिए उसे देवदूत का पाठ दिया गया था। दाशू रोज उसके लिए तरह तरह के पकवान लाता, उसे रंगीन पेंसिलें और तस्वीरों वाली किताबें भेंट करता। यहां तक कि उसने वादा किया कि छुट्टियों वाले दिन वह उसे एक फुटबॉल खरीद कर देगा। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक गणशा पर दाशू इतना मेहरबान क्यों हो गया है। बस इतना दिख रहा था कि नन्हा गणशा खिलौनों और खाने के लालच में दाशूदा का परम भक्त बन चुका था। छुट्टियों वाले दिन जब हम नाटक की तैयारियों में जुटे थे, तब दाशू की असली चाल समझ में आई। दोपहर के 2:30 भी नहीं बजे थे कि देखा दाशू भैया सज धज घर मेकअप रूम में घुसकर कपड़े पहनने लगे हैं। हमने हैरान होकर पूछा, अरे तू यहां क्या कर रहा है? दाशू ने मासूमियत से कहा, वाह, क्या मैं कपड़े नहीं पहनूंगा? मैंने चिढ़कर कहा, अबे कपड़े क्यों पहनेगा, तू एक्टिंग थोड़े ही कर रहा है। दाशू मुस्कुराया और बोला, वाह, तुम्हें तो खबर ही नहीं है, आज देवदूत कौन बनेगा, जानते हो? ये सुनते ही हमारे माथे पर बल पड़ गए। मैंने पूछा, क्यों? गणशा को क्या हुआ? दाशू बोला, क्या हुआ है ये तो गणशा से ही पूछ लो। जब हमने नजर दौड़ाई तो देखा कि सब आ चुके हैं, बस गणशा ही गायब है। तुरंत धुचुनी, विशु और मैं स्कूल के चप्पे चप्पे में गणशा को ढूंढने निकले। पूरा स्कूल छान मारा, आखिरकार वो अभागा टिफिन रूम के पीछे छिपा मिला। हमें देखते ही उसने भागने की कोशिश की,
पर हमने फुर्ती से उसे धर दबोचा और घसीटते हुए ले चले। गणशा रोने लगा। नहीं, मैं एक्टिंग बिल्कुल नहीं करूंगा, वरना दाशुदा मुझे फुटबॉल नहीं देंगे। हम उसे जबरदस्ती खींच रहे थे कि तभी गणित के मास्टर हरि बाबू वहां आ धमके। हमें देखते ही उनकी आंखें लाल हो गई। वे दहाड़े, तुम 3-3 बड़े लड़के मिलकर इस नन्हे से बच्चे को सता रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना कहकर उन्होंने मुझे और विशु को एक एक करारा थप्पड़ जड़ा और रामपद का कान उमेटते हुए वहां से तेजी से निकल गए। इधर मौका पाते ही गणेशा चंद्र फिर से रफू चक्कर हो गए। अपमान का घूंट पीकर हम वापस आए तो देखा कि दाशु और राखाल के बीच घमासान युद्ध छिड़ा है। राखाल चिल्ला रहा था, तुझे आज कुछ भी हो जाए, देवदूत नहीं बनने देंगे। दाशु तमतमाकर बोला, ठीक है, तो कोई और देवदूत बन जाए, मुझे राजा या मंत्री बना दो। मुझे 5-6 पाठ मुंहजुबानी याद है। इसी बीच हमने खबर दी कि गणशा को मनाना अब नामुमकिन है। काफी बहस और तू मैमे के बाद यह तय हुआ कि दाशु को और छेड़ना ठीक नहीं है, उसे ही देवदूत बनने दिया जाए। दाशु ये सुनकर निहाल हो गया, पर जाते जाते हमें धमकी दे गया, देखो, अगर इस बार तुम लोगों ने कोई गड़बड़ की तो पिछली बार की तरह सब चौपट कर दूंगा। इसके बाद नाटक शुरू हुआ। पहले दृश्य में दाशु ने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस स्टेज के सामने एक बार पान की पीक थूक दी थी। लेकिन तीसरे दृश्य में उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया। एक जगह उसे सिर्फ इतना कहना था, जब देवता ही विमुख हो जाए तो मनुष्य क्या कर सकता है? पर दाशु महाशय ने इस एक लाइन से पहले न जाने कहां से अपनी तरफ से 4-5 लाइनें और जोड़ दी। मैंने इस पर आपत्ति की तो दाशु बोला, अबे, तुम लोग जब लंबी लंबी स्पीच देते हो तब तो कोई दोष नहीं, मैंने 2 शब्द ज्यादा क्या कह दिए, सारा दोष मुझ पर। खैर, यह भी बर्दाश्त कर लिया जाता, पर आखिरी दृश्य में तो उसका आना तय ही नहीं था। फिर भी वह स्टेज पर जाने की जिद पकड़कर बैठ गया। हमने बहुत मिन्नतें की, उसे मक्खन लगाया और समझाया कि भैया, आखिरी सीन में देवदूत आ ही नहीं सकता, क्योंकि पिछले सीन में तो तू विदा लेकर स्वर्ग जा चुका है, और आखिरी सीन में तो मंत्री राजा को खबर दे रहा है कि देवदूत महाराज को आशीर्वाद देकर स्वर्ग सिधार गए हैं। दाशु ने बेमन से अपनी जिद छोड़ी तो सही, पर उसके चेहरे से साफ था कि वो अंदर ही अंदर सुलग रहा है। आखिरी दृश्य शुरू हुआ। मंत्री महोदय सभा में पधारे। इधर उधर की औपचारिक बातों के बाद उन्होंने राजा से कहा, महाराज को बार बार आशीष देकर देवदूत अब स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। मंत्री के मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि अचानक न जाने कहां से, वह देखो, देवदूत फिर से लौट आया है। चिल्लाते हुए और खिलखिलाकर हंसते हुए दाशु स्टेज के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हो गया। अचानक हुए इस हमले से मंत्री जी अपने संवाद भूल गए। हम सब भी हक्के बक्के रह गए। ऐसा लगा जैसे नाटक अभी बंद हो जाएगा। यह देखकर दाशु पूरी ठसक के साथ मंत्री से बोला, बोलो, चुप क्यों हो गए? जो कह रहे थे कहते रहो। बेचारा मंत्री और भी घबरा गया। राखाल जो द्वारपाल बना था, दाशु को कुछ कहने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, दाशु चिल्लाया, इस अभागे ने मुझे जबरदस्ती रोकने की कोशिश की थी, और एक जोरदार थप्पड़ मारकर राखाल की पगड़ी नीचे गिरा दी। पगड़ी गिराते ही दाशु ने राजा की आजरी वाली लंबी स्पीच, इस राज्य में अब कोई हिंसा या अत्याचार नहीं होगा, कोई गरीबी या पीड़ा नहीं रहेगी, इत्यादि खुद ही गड़गड़ करके पढ़ डाली और अंत में बोला, जाओ, सब अपने अपने काम पर लग जाओ। और इसी के साथ उसने नाटक ही समाप्त कर दिया। हम सब मूर्खों की तरह मुंह फाड़े उसे देखते रह गए। उधर ढंग ढंग करके घंटी बजी और झप से पर्दा गिर गया। हम सब गुस्से से लाल होकर दाशु पर टूट पड़े। अबे ओ अभागे, देख क्या किया तूने, सब मिट्टी में मिला दिया। आधी बातें तो बोली ही नहीं गई। दाशु बड़े इत्मीनान से बोला, वाह, तुम लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तो जो जो मुझे याद था मैंने फटाफट बोल दिया।
वरना तो और भी रायता फैल जाता। मैंने चीख कर कहा, तू बीच में घुसा ही क्यों? सब गुड़गोबर कर दिया तूने। दाशु बोला, राखाल ने क्यों कहा था कि वह मुझे जबरदस्ती रोक कर रखेगा? और तुम सबने शुरू से मुझे क्यों नहीं लिया और मेरा मजाक क्यों उड़ाया? और रामपद क्यों बार बार मुझे आंखें तरेर कर देख रहा था? रामपद झुंझला कर बोला, इसे पकड़कर 2-4 रसीद कर ही देने चाहिए। दाशु तपाक से बोला, लगाओ ना, हाथ तो लगाओ। देखना, मैं अभी जोर जोर से चिल्लाकर सबको यहां इकट्ठा कर लूंगा। भला कोई दाशु से जीत पाया है आज तक? समाप्त।